तो यार आज हम बात करने वाले हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के कुछ ब्रांड न्यू डिटेल्स के बारे में, जो कि हाल ही में मार्वल ने रिवील किए हैं अपनी नई किताब वकांडा फाइल्स के जरिए। इस किताब में जो भी डिटेल्स होगी उसका कनेक्शन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से होगा, और जैसे कि ये डिटेल्स हाल ही में रिवील हुई है इसलिए ये डिटेल्स बिल्कुल ही नए हैं। इसलिए क्या है वो डिटेल्स जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो पहले इस नई किताब के कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में जान लेते हैं। तो वकांडा फाइल्स अ टेक्नोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन ऑफ द अवेंजर्स एंड बियॉन्ड, इस किताब में शूरी ने उन तमाम जानकारी को इकट्ठा किया है जिन पर शूरी ने रिसर्च की है और जिनको जगह जगह से कलेक्ट किया है वकांडा के वॉर डॉग्स ने, यानी कि वकांडा के जासूसों ने। ब्लैक पैंथर मूवी में बताया गया था कि वकांडा के जासूस दुनिया भर में फैले हुए हैं, लेकिन ये नहीं बताया था कि कहाँ कहाँ। तो इस किताब से वो भी पता चलता है कि वकांडा के जासूस हाइड्रा, CIA, AIM, हैमर इंडस्ट्रीज, शील्ड और यहाँ तक कि स्टार्क इंडस्ट्रीज में भी फैले हुए हैं। तो चलिए अब देखते हैं इस बुक की कुछ ऑसम डिटेल्स। नंबर 1, अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में विजन को वकांडा में शूरी के पास ले जाया जाता है उसके माथे से माइंडस्टोन को निकालने के लिए, लेकिन समय रहते शूरी विजन के माइंड से माइंडस्टोन निकाल नहीं पाती है। तो अब इस वकांडा फाइल में शूरी ने एक्सप्लेन किया है कि ऐसा क्यों। तो शूरी के हिसाब से 2 ट्रिलियन न्यूरॉन्स विजन के प्रोसेसिंग न्यूरल नेटवर्क यानी कि उसके दिमाग से और माइंडस्टोन से कनेक्टेड थे, और उन्होंने उसे काम दिया था कि उन ट्रिलियंस न्यूरॉन के कनेक्शन को माइंडस्टोन से निकालकर विजन के दिमाग से जोड़ने को, वो भी लड़ाई के बीच में ही। इसलिए उसने बताया कि वो समय रहते वो माइंडस्टोन को विजन से अलग नहीं कर पाई, और ऊपर से सोने पे सुहागा ये भाई साहब भी आ जाते हैं अपनी टांग अड़ाने। लेकिन यहाँ पर मैंने नोटिस की हुई डिटेल ये है कि शूरी विजन के सर से माइंडस्टोन निकालने का प्रोसेस जब स्टार्ट करती है तब हम इस सीन में देख सकते हैं कि इस माइंडस्टोन के स्ट्रक्चर से कितने सारे कनेक्शन जुड़े हुए होते हैं। लेकिन जब ये भाई साहब हमला करते हैं तब आप यहाँ पर इस सीन को अगर स्लो स्पीड में देखोगे तो देख पाओगे कि शूरी लगभग सारे न्यूरॉन कनेक्शंस रिमूव करने में कामयाब हो ही गई थी। अगर ये शैतान का साला यहाँ पर नहीं आया होता तो शायद शूरी विजन के सर से माइंडस्टोन निकाल भी लेती। नंबर 2, ब्लैक पैंथर मूवी में शूरी तचाला को ब्लैक पैंथर का अपग्रेडेड वर्जन सूट देती है, लेकिन अब वकांडा फाइल्स के रिवील से पता चलता है कि शूरी के सूट अपग्रेड करने के पीछे का रीजन ब्लैक विडो थी। मतलब कि शूरी ने अपने एक लॉग में बताया है कि तचाला ने उसे कई बार कहा है कि कैसे वो फुलिश लाइक फील करता है, क्योंकि कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में ब्लैक विडो के प्रोजेक्टाइल बैट्स की वजह से वो स्टीव रॉजर्स को पकड़ नहीं पाया। इसलिए शूरी ने इस अपग्रेडेड वर्जन सूट को बनाया था वाइब्रेनियम और नैनो टेक्नोलॉजी से, जो कि अब किसी भी काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उस एनर्जी को वापस से रिलीज करने की क्षमता रखता है, जिससे कि एयरपोर्ट पर हुई घटना फिर से रिपीट ना हो। इसलिए नंबर 3, यहीं पर शूरी ने और एक डिटेल बताई है इस ब्लैक विडो के वेपन के बारे में, जिसका नाम है ब्लैक विडोज बाइट। तो शूरी ने अपने नोट्स में बताया है कि ब्लैक विडो अपने इस वेपन को हमेशा एकदम लोवेस्ट सेटिंग पर ही यूज करती है, और ब्लैक पैंथर पर भी उसने लोवेस्ट सेटिंग से ही हमला किया था, यानी कि 40,000 से 50,000 वोल्ट्स के शॉक से। और ऊपर से पैंथर ने वाइब्रेनियम का सूट भी पहना हुआ था, इसलिए उसे कुछ ज्यादा चोटें नहीं आई। लेकिन लोवेस्ट सेटिंग पर यह वेपन नॉर्मल गार्ड्स वगैरह को बेहोश कर सकता है, और हाईएस्ट सेटिंग पर यह हथियार 3 लाख वोल्ट्स तक शॉक दे सकता है, जिससे कि सामने वाला दुश्मन मर भी सकता है अगर उसने आर्मर नहीं पहना हो तो। लेकिन हमारी ब्लैक विडो किसी को जान से मारने के मूड में नहीं रहती है, इसलिए ही वो अपने हथियार को लोवेस्ट सेटिंग पर ही यूज करती है। काश कि हम ब्लैक विडो को इस हथियार को हाईएस्ट सेटिंग पर यूज करते हुए देख पाए ब्लैक विडो मूवी में। नंबर 4, ब्लैक पैंथर मूवी में हमने देखा है कि कैसे किलमोंगर उन सारे हर्ट शेप्ड हर्ब्स को जला डालता है जिनका सेवन करने वाले को ब्लैक पैंथर की शक्तियां मिलती है। और जैसे कि ब्लैक पैंथर के एक्टर चैडविक बोसमैन अब हमारे बीच नहीं रहे, इसलिए अब ब्लैक पैंथर 2 मूवी में शूरी न्यू ब्लैक पैंथर का मेंटल लेने वाली है। लेकिन वकांडा में तो अब एक भी हर्ट शेप्ड हर्ब नहीं बचा है, तो फिर शूरी को पैंथर की पावर्स कैसे मिलेंगी? तो शायद इसका हिंट भी वकांडा फाइल्स में दिया गया है, जिसमें शूरी कहती है कि वो हर्ट शेप्ड हर्ब्स को फिर से बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस बार वो उन हर्ट शेप्ड हर्ब्स में वाइब्रेनियम भी ऐड करने की सोच रही है। बट प्रॉब्लम यह है कि वो ये सब तब तक नहीं कर सकती है जब तक कि वो रियल हर्ट शेप्ड हर्ब प्लांट के सैंपल पर स्टडी ना कर ले।
और किलमोंगर के बदौलत अब उन प्लांट्स का सैंपल मिलना बहुत ही मुश्किल है। परंतु यहाँ पर एक थ्योरी है। अगर आपको ये थ्योरी नहीं सुननी तो आप स्क्रीन पर दिए गए टाइम पर जाके नेक्स्ट पॉइंट को देख सकते हो। तो वकांडा में जहाँ पर ये हार्ट शेप्ड हर्ब का बगीचा था उस जगह को सिटी ऑफ द डेड कहते हैं। तो किलमोंगर ने यहाँ पर के सारे प्लांट्स जला दिए थे। लेकिन वकांडा एक बहुत ही बड़ा देश है, तो इसकी एक पॉसिबिलिटी है कि और भी ऐसे ही प्लांट्स या फिर इन्हीं प्लांट्स का जंगली वर्जन वकांडा में ही कहीं और भी हो सकते हैं, जिनके बारे में शायद अभी तक किसी को ना पता हो। और ऐसा इसलिए क्योंकि हजारों सालों पहले वाइब्रेनियम का एस्टेरॉयड वकांडा के जमीन से टकराया था और उसी टकराव से जो वाइब्रेनियम की राख वकांडा की मिट्टी में मिल गई थी, उसी की वजह से वकांडा में ऐसे हार्ट शेप्ड हर्ब जैसे पौधे या फिर और भी अजीब अजीब पौधे सिर्फ वकांडा में ही उगने लगे थे। तो हाँ, हो सकता है कि इनके जैसे ही और भी प्लांट्स वकांडा में मौजूद हो, लेकिन सिर्फ उन्हें एक्सप्लोर करने की देर है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये जो अम्बाकू है, इनके इलाके में भी कुछ इनके भी सीक्रेट पौधे उगते होंगे, जिनका सेवन सिर्फ इनके जबारी ट्राइब्स वाले ही करते हैं। जो भी हो, चलो बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। नंबर 5, वकांडा फाइल से ये भी रिवील होता है कि शूरी सुपर सोल्जर सीरम को भी फिर से बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अगर वो हार्ट शेप हर्ब को फिर से बनाने में फेल हुई तो वो सुपर सोल्जर सीरम उन्हें हेल्प करेगा इसलिए। और उसके लिए शूरी सुपर सोल्जर सीरम कैसे बना है ये समझने की कोशिश भी कर रही है। और इस काम के लिए उसने सारी पुरानी फाइल्स भी हासिल की है, ये जानने के लिए कि सुपर सोल्जर सीरम पर पहले किसने किसने काम किया था और किसका किसका इस सीरम पर का एक्सपेरिमेंट कहाँ पर फेल हुआ है और कहाँ पर सक्सेस हुआ है। शूरी ने कैप्टन अमेरिका, हल्क, बकी और एबोमिनेशन पर हुए एक्सपेरिमेंट पर भी गौर किया है और वो इस नतीजे पर पहुंची है कि जितने भी सक्सेसफुल सुपर सोल्जर एक्सपेरिमेंट हुए हैं उनमें एक बात कॉमन थी और वो है रेडिएशन का शामिल होना। मतलब कि उसने आगे नोट्स में एक्सप्लेन किया है कि पहला सुपर सोल्जर एक्सपेरिमेंट रेड स्कल पर हुआ था और उस पर का एक्सपेरिमेंट इसलिए फेल हुआ क्योंकि उस पर के एक्सपेरिमेंट के टाइम किसी भी रेडिएशन का यूज नहीं किया गया था। और दूसरी तरफ कैप्टन अमेरिका पर एक्सपेरिमेंट के टाइम वीटा रेस का इस्तेमाल हुआ था और हल्क पर एक्सपेरिमेंट के टाइम वो एक्सपोज हुआ था गामा रेडिएशन से, इसलिए शायद उन पर हुए एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहे। और इन सारी रिसर्च से शूरी ने और एक थ्योरी बनाई है कि शायद बकी पर जब अर्निम जोला ने सुपर सोल्जर सीरम का एक्सपेरिमेंट किया था तब शायद उसने टेजरेक्ट स्टोन से गामा रेडिएशन का इस्तेमाल किया होगा बकी को इनहांस करने के लिए, क्योंकि तब वो टेजरेक्ट हाइड्रा के पास ही था इसलिए। तो शूरी के हिसाब से हार्ट शेप्ड हर्ब भी सेम वही शक्तियां देता है जो कि सुपर सोल्जर सीरम देता है, लेकिन बिना रेडिएशन का यूज किए। लेकिन इतनी रिसर्च के बाद भी शूरी सुपर सोल्जर सीरम को पूरा समझ नहीं पाई है, इसलिए अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ब्लैक पैंथर 2 में वो क्या बनाएगी। नंबर 6, अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में हमने आयरन मैन का काफी कूल नैनो टेक्नोलॉजी का आर्मर देखा था, लेकिन अब मार्वल ने कंफर्म किया है कि टोनी स्टार्क को नैनो टेक्नोलॉजी वकांडा से मिली थी। मतलब कि कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के बाद ब्लैक विडो की वजह से शूरी ने भी नैनो पार्टिकल से ब्लैक पैंथर का अपग्रेडेड सूट बनाया और तचाला की वजह से टोनी स्टार्क को भी एक्सेस मिला नैनो टेक्नोलॉजी पर, क्योंकि टोनी ने उसके कुछ नोट्स में भी मेंशन किया है कि उसे नैनो पार्टिकल टेक मिला है उसके फ्रेंड तचाला की तरफ से और उस नैनो टेक से वो और भी बेहतर और प्रोटेक्टिव सूट बनाएगा इस बच्चे के लिए। और उसके बाद फिर टोनी ने नैनोटेक से एक फाडो आर्मर बनाया विथ सो मेनी कूल फीचर्स। नंबर 7, और अब आज की फाइनल डिटेल। तो आपको तो याद ही होगा कि द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में ब्रूस बैनर ने हल्क को बाहर न आने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स आजमाई थी, लेकिन इस वकांडा फाइल से पता चलता है कि बैनर ने और एक कोशिश की थी हल्क को अंदर ही दबाने की, जिसमें बैनर ने एक ऐसी दवा बनाई थी जिससे कि उसका हार्ट रेट 1 बीट पर मिनट हो जाता। तो नॉर्मल ह्यूमन का रेस्टिंग पोजीशन में हार्ट रेट होता है 60 to 100 बीट्स पर मिनट। तो जैसे कि जब बैनर की दिल की धड़कनें तेज हो जाती है तब वो हल्क में बदल जाता है, इसलिए बैनर ने ऐसी दवा बनाई जिससे कि उसके दिल की धड़कनें ही कम हो जाए। इससे बैनर को लगा कि हल्क कभी बाहर आएगा ही नहीं, लेकिन बैनर का एक फॉर्मूला भी फेल हो गया। लेकिन ब्रूस बैनर ने जो ड्रग बनाया था जिससे हार्ट रेट 1 बीट पर मिनट हो जाती है, उस ड्रग को फिर निक फ्यूरी ने यूज किया था कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर मूवी में अपनी फेक डेथ को दिखाने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। ये डिटेल्स अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना और इन डिटेल्स पर आपके क्या थॉट्स है वो भी बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विथ मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट।